दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी कविताओं के ऊपर। तो इसके ऊपर मैंने आपको 3 भाग जो है करा दिए हैं। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूँगी ताकि एक जगह पे आपको सारी कविताएँ मिल जा सकें। तो यूजीसी नेट में जितनी भी कविताएँ सम्मिलित हैं उन सब का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप सभी को बता रही हूँ, शॉर्ट नोट जो है आप सभी को बता रही हूँ उन कविताओं के ऊपर। तो आज हम आगे की कविताएं पढ़ेंगे। तो इसमें पहली कविता है रश्मि रथी, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सबसे पहले देखिए, रश्मि रथी का अर्थ क्या है? सूर्य किरण रथ का सवार, यानी कि सूर्य का सारथी। ये एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो सन 1952 ईस्वी है। इस कविता में कर्ण के चरित्र का जो है वर्णन किया गया है। इसमें कुल सर्गों की संख्या जो है 7 है। सूर्यपुत्र होने के बाद भी जो कर्ण का जीवन था वो बहुत ही अस्त व्यस्त था, अस्त था। वो उसके जीवन में केवल संघर्ष को जो है इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। कर्ण के जीवन का संघर्ष, दलित मुक्ति चेतना। इस कविता का जो मूल भाव है, कर्ण के माध्यम से दलित मुक्ति चेतना, ऊंच नीच, भेदभाव और अन्याय के प्रति आक्रोश को जो है इस कविता में व्यक्त किया गया है। अगली कविता है कलगी बाजरे की, जिसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1949 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेयसी की तुलना पुराने प्रतीक, यानी कि पुराने जो प्रतीक होते थे, फूलों से तुलना, चांद तारों से तुलना, तो ऐसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से किया है। हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट है। तो ये कविता जो है प्रेम और प्रकृति से संबंधित है। अगली कविता है यह दीप अकेला। तो ये भी अज्ञेय जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 18 अक्टूबर 1953 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह बावरा अहेरी में संकलित है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। यह कविता जो है ये हमें संदेश देती है। अकेला दीपक जलने से बेहतर है कि वह कतार में जले, यानी कि सबके साथ जले। दीपक प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है और दीपक की पंक्तियां जो है वो समाज का प्रतीक है। तो समाज से जुड़कर व्यक्ति की जो महत्ता है वो और अधिक बढ़ जाती है, उसकी सार्थकता जो है वो बढ़ जाती है। ये इस कविता में बताया गया है। अगली कविता है हरी घास पर क्षण भर, जिसके लेखक हैं अज्ञेय जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 14 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। ये जो है प्रकृति बोध की कविता है, प्रकृति से संबंधित है। तो प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कवि के हृदय में है, यानी प्रकृति चीज़ों से प्रेम, उनके प्रति प्रेम की भावना जो है वो कवि के हृदय में है। बनावटीपन और औपचारिकता ने मानव हृदय को कृत्रिम बना दिया है। कवि ने इसी कृत्रिमता को हटाने की बात जो है अपनी इस कविता में की है। मानव को प्रकृति की तरह ही सहज और सौम्य होने का न्योता दिया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताया है। अगली कविता है असाध्य वीणा। ये अज्ञेय जी की कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1961 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। 321 पंक्तियों की ये एक लंबी कविता है। ये कविता जो है जापानी लोक कथा पर आधारित है। ये कथा जो है आकोकूरा की पुस्तक द बुक ऑफ टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संबंधित, इस नाम से जो है उसमें संग्रहित है। इसकी जब कथा की बात की जाए तो किरीट नामक वृक्ष से जो वज्र कीर्ति थे, उन्होंने एक ऐसी वीणा बनाई जिसको कोई भी बजा नहीं पाया। तो कोई भी जब नहीं बजा पाया तो इसलिए इसका नाम असाध्य वीणा रखा गया। परंतु अंत में केश कंबली प्रियवंत ने इसको बजाया और उससे एक ऐसी ध्वनि निकली जो सब लोगों को अलग अलग सुनाई पड़ी, यानी जिसका जैसा व्यक्तित्व है, जिसका उसके अनुसार उसको ये चीज़ सुनाई पड़ी। तो असाध्य वीणा जो है वो जीवन का प्रतीक है। तो राजा के लिए कोई और भाव निकला उससे,
उसने कुछ और अर्थ निकाला, रानी के लिए और था, जो लोग थे उसके लिए कुछ और ध्वनि अलग अलग लोगों को सुनाई पड़ी। यानी एक ही अर्थ, एक चीज़ जब कहीं से बाहर से निकलती है समाज में, तो लोगों के जो सुनने का तरीका होता है, उस बात को समझने का तरीका वो अलग अलग होता है। तो ये इसी कविता में इसी प्रकार से बताया है। अगली कविता है कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लेखक हैं अगेय जी। ये कविता जो है 1967 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लें। और इस कविता संग्रह में 1962 से लेके 1966 के बीच में रचित कविताओं का संग्रह है। तो ये जो है कितनी नावों में कितनी बार, ये उनके काव्य संग्रह है। कितनी नावों में कितनी बार में संकलित है, इस नाम से उनका काव्य संग्रह भी है। और इसमें उनके जो रचना काल की बात करें तो 1962 से 1966 के बीच की कविताएं संग्रहित है। और मूल जो एक कविता है कितनी नावों में कितनी बार, उसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। इस कविता को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कई बार व्यक्ति जो है सत्य की खोज में भटकता है और इसके लिए वह दूर भी चला जाता है, और मानव जो है कई बार इस उद्देश्य की पूर्ति से विदेश भी गया, किंतु उसी चकाचौंध में, जो विदेशी चकाचौंध था, उसी में वो खो गया। और जो मूल उसका था कि उस सत्य की खोज करनी थी, तो वो उसकी खोज नहीं कर पाया, बल्कि उसी प्रकाश में वह डूब गया, उस चकाचौंध में डूब गया और सत्य से अपने आप को उसने दूर कर लिया। यही इस कविता का मूल भाव है। अगली कविता है भूल गलती, जिसके लेखक हैं मुक्तिबोध जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1964 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इसकी भूमिका जो है शमशेर बहादुर सिंह जी ने इसमें लिखा है, और उसमें उन्हें संकेत दिया है कि मुक्तिबोध की कविता की सबसे प्रमुख विशेषता नए और प्राणवान बिंबों का निर्माण है। समाज की वास्तविकता का जो है इसमें चित्रण किया गया है। भ्रष्टाचार एक क्रूर बादशाह का प्रतीक है, जिसके दरबार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सर झुकाए खड़ा है। दरबार में एक व्यक्ति क्रांति का आह्वान करता है, और ये जो तानाशाह है, ये भ्रष्ट जो बादशाह है उसके प्रति विरुद्ध करता है, एक सेना तैयार करता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार और शोषण से जो एक मुक्ति की बात, एक उम्मीद जो है वह जगती है उस क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में। तो ये निराशा के बीच आशा की उम्मीद जो है इसमें दिखाई गई है। तो वास्तविकता में जो भ्रष्टाचार जो समाज में व्याप्त है उसका चित्रण किया गया है, उसको एक बादशाह के रूप में प्रतीत किया गया है, और बाकी जो जनता है उसको उसके दरबार में सब सर झुकाए खड़े हैं। अगली कविता है ब्रह्म राक्षस, जिसके लेखक है मुक्तिबोध जी। इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1957 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। ब्रह्म राक्षस अर्थात जिसके पास विद्या है, परंतु उसके माध्यम से वह सफल नहीं हो पा रहा और स्वयं को वो हानि पहुंचाता है। तो मुक्तिबोध की कविताओं की खासियत है, उनकी कविता जो है वो फैंटेसी कविता होती है, यानी कल्पना का जो है उसमें रहता है। उनकी ये कविता भी कल्पना पर आधारित है। तो प्रकृति और फैंटेसी के सहारे अपराध बोध से ग्रस्त मध्य वर्ग के लोगों में चेतना और यथार्थ का चित्रण जो है वो उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। तो जो ब्रह्म राक्षस है वो एक पढ़ा लिखा मध्य वर्गीय व्यक्ति है, जो जीवन में सफल नहीं हो सका और स्वयं को हानि पहुंचाता है। इसी कल्पना को आधार बनाकर ये कविता जो है वो लिखी गई है। अगली कविता है अंधेरे में, जिसके लेखक हैं मुक्तिबोध जी। ये उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ये जो है 40 पृष्ठों की लंबी कविता है और मुक्तिबोध की अंतिम कविता है, और 1952 से 1962 के बीच ये लिखी गई है, और इसका संशोधन 1962 में हुआ है। इसका पहला प्रकाशन जो है, पहले इसका नाम जो है आशंका के द्वीप नाम से कल्पना पत्रिका में किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका पहले नाम क्या था, आशंका के द्वीप, और कल्पना पत्रिका में ये 1964 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी जो है फैंटेसी का इसमें प्रयोग किया गया है, शोषित वर्ग का इसमें चित्रण किया गया है,
उच्च मध्यम वर्ग की, शोषित वर्ग तो है लेकिन निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं है, उच्च मध्यम वर्ग के व्यक्ति का संघर्ष जो है वो इसमें दिखाया गया है, जो एक ओर सामाजिक व्यवस्था से लड़ता है तो दूसरी तरफ सुख सुविधाएं भी छोड़ना नहीं चाहता। तो व्यक्ति के जो मन का द्वंद्व है वो इस कविता में दिखाया गया है। अगली कविता है गीत फरोश, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये उनके काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित है। गीत फरोश नाम से एक कविता है। कवियों द्वारा गीत बेचने पर कवि ने आलोचना जो है व्यक्त की है। कविता वर्तमान समय में कवियों साहित्यकारों की स्थिति और उनकी पीड़ा जो है उसको दर्शाती है कि वह जो है वस्तुओं की भांति गीत बाजार में बेचने को तैयार है। गीत से वो अपने मन के भावों को कविता में व्यक्त करता था, गीतों में व्यक्त करता था। आज मजबूरी ने उसको इस प्रकार से मजबूर कर दिया है व्यवस्था ने कि वो अपने गीत तक बेचने को तैयार है, अपने मन के भावों को बेचने को तैयार है। यही इस कविता में बताया गया है। तो यह कविता कवि और समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। अगली कविता है सतपुड़ा के जंगल, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो ये उनके काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित है। इस कविता में सतपुड़ा के जो घने जंगल हैं उसका वर्णन किया गया है। जंगल के पेड़ पौधे, लताएं, उसकी जो स्थितियां हैं, वहाँ का वन्य जीवन है, वहाँ के जो लोग हैं, उन सब का वर्णन कविता में किया गया है। जंगल में जो अजीब सी निस्बद्धता है, एक शांति कह सकते हैं कि कुछ भी अजीब सा सूनापन सा है, उसका वर्णन किया गया है। गौंड जाति के लोगों का वर्णन जो है, वहाँ जो गौंड जाति आदिवासी जाति बसती है उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। तो हमारी अगली कविता है नक्सलवाड़ी, जिसके लेखक हैं धूमिल जी, सुदामा पांडे धूमिल जी। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। संसद से सड़क तक का प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। 1967 में यह पहले बनारस से निकलने वाली आमुख पत्रिका में छपी थी। तो शुरू में इसको उसमें इसलिए छापा गया क्योंकि किसी ऐसी चीज़ में, किसी जान पहचान वाली पत्रिका, बड़ी पत्रिका में छापना इसको पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम में जो वातावरण था इस वजह से इसको किसी ऐसी ही पत्रिका में छापा गया था। नक्सलवाड़ी बंगाल का एक छोटा सा स्टेशन है। तो वहाँ जो एक नक्सलवाड़ी था वो नाम वहाँ से कैसे एक बड़ा नाम में परिवर्तित हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन का जो है प्रसार हुआ था। धूमिल भी इस आंदोलन के समर्थक थे। इस कविता में धूमिल ने भारत की निराशाजनक जो परिस्थिति है उसका चित्रण किया है कि जिसने नक्सलवाड़ी को जो है जन्म दिया है। तो किन परिस्थितियों ने नक्सलवाड़ी को जन्म दिया है, इसका वर्णन इस कविता में किया है। अगली कविता है अकाल दर्शन, जिसके लेखक हैं धूमिल जी। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। प्रश्न और आश्चर्य की शैली में जो है लिखा गया है। तो इसमें पहले ही पंक्ति में हमें प्रश्न मिल जाता है। तो कवि जो है अकाल की वजह जो है जानना चाहता है और चालाक व्यक्ति जो है, चालाक आदमी व्यवस्था का प्रतीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि सत्ता और जनता की चेतना के द्वंद्व से क्रांति के दर्शन की खोज जो है वो करना चाहते हैं। जनता पर सत्ता का प्रभुत्व और स्वयं जनता का अपनी परिस्थिति में अलगाव की व्याख्या के बिना क्रांति की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। जब तक जनता सत्ता की गतिविधियों से तटस्थ रहेगी, उनसे दूर रहेगी, ये अकाल जो है वो बना रहेगा। तो लोगों को जो है एकजुट व सक्रिय होने की बात जो है कही गई है। तो इस कविता में कहा गया है कि जो ये चालाक आदमी होता है, ये व्यवस्था जो है वो आम आदमी पर ही आरोप लगा देती है कि ये सभी जो है आम आदमी के कारण ही ऐसी स्थिति आई है। अगली कविता है मोचीराम, जिसके लेखक है सुदामा पांडे धूमिल जी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। ये उनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में संकलित है। तो इस कविता में जो है मोचीराम के दुख, उसकी स्थिति का वर्णन है और बनिए के माध्यम से व्यक्ति का लालच, दुर्व्यवहार करना आदि को दर्शाता है। तो इस कविता में जातिवाद के आधार पर जो है भेदभाव की बात देखने को मिलती है। सामाजिक व्यवस्था जो है उस पर व्यंग किया गया है
ऊंच नीच की बात जो है इसमें की गई है। भाषा, जाति एवं पेशे के रिश्ते को कवि ने प्रामाणिकता के साथ इस कविता में उभारा है। अगली कविता है रोटी और संसद, धूमिल जी की कविता है। ये उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में काव्य संग्रह जो है उसमें संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। इस कविता में जो है कवि ने रोटी की समस्या पर चिंता जताई है। गरीबी के कारण सामाजिक विषमताएं जो है वो बढ़ी है और पूंजीपतियों ने शासन की बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले ली है और गरीबों की रोटी जो है छीन ली है। इस कारण गरीब व्यक्ति जो है रोटी के लिए तड़पता रहता है। और इसमें जो तीसरे आदमी की बात की गई है, तो तीसरा आदमी जो है वो गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग है। तो ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता में देश की राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। तो देश की प्रजातांत्रिक संसदीय व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था पर इस कविता में व्यंग किया गया है। तो चलिए, यही हमारी संपूर्ण कविताएं, जितनी भी अब नेट की जो है बच गई थी आपकी कविताएं, आज के इस वीडियो में मैंने संपूर्ण कविताएं ले ली है। और फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका हो, किसी विषय पर कोई समस्या हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी इसके जो तीनों पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।